इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का ही एक पार्ट है जो हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली क्लास 12th में हमको चार्ज के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ना होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म अप्रॉक्सीमेटली 40% हमारे सिलेबस का बनाता है। तो जो चार्ज होता है, पहली बात तो होता है क्या है, लेकिन जो भी चार्ज होता है अब या तो वो रुका हुआ होगा, एट रेस्ट होगा, या फिर वो मूव कर रहा होगा किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से, या फिर वो एक्सेलरेट कर रहा होगा। हमारे पास 3 तरीके के केस हो सकते हैं। तो अगर चार्ज रुका हुआ होता है, एट रेस्ट होता है, तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। स्टैटिक का मतलब रुका हुआ है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बन जाती है स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। हम इस चैप्टर में स्टडी ऑफ चार्ज करने वाले हैं एट रेस्ट पे, और जब वो मूव करता है तो उससे हमें मैग्नेटिज्म मिलता है। उसके बारे में हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, और फिर कुछ EM वेव्स हमें मिलती है। ये सब चीजें हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं। लेकिन अभी देखते हैं कि चार्ज एक्चुअली होता क्या है। चार्ज के बारे में हमें पता कैसे चला? देखो, कई बार ऐसा होता है कि हमारे कपड़े जब किसी चीज से रगड़ जाते हैं तो कुछ हमारे बाल यहाँ पर इस तरीके से थोड़े खड़े हो जाते हैं। या अगर उसका रिफाइंड वर्जन हम देखना चाहें तो ग्लास रॉड को अगर हम सिल्क के कपड़े से, रेशम के कपड़े पर उसे रगड़ते हैं तो इनमें कुछ प्रॉपर्टीज आ जाती है। कैसी प्रॉपर्टी? मान लो यहाँ पर मैं इस तरीके से छोटे छोटे कागज के टुकड़े रख दूं तो वो इस पर चिपक जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? कोई ना कोई प्रॉपर्टी यहाँ पे आई, और ये प्रॉपर्टी सिर्फ इसमें ही देखने को नहीं मिलेगी, हमें अलग तरह की चीजें, जैसे कि अगर एक प्लास्टिक की कोई रॉड है, प्लास्टिक की रॉड को अगर मैं एनिमल फर, कैट्स फर या फिर वूल या फिर अपने बालों से, ड्राई होने चाहिए बाल, है ना, तो इस तरीके से रब करूं और यहाँ पे छोटे छोटे कागज के टुकड़े हो तो वो कागज के टुकड़े भी इससे अट्रैक्ट हो जाते हैं। आपने अपने स्केल के साथ में, जो रूलर होता है उसके साथ में एक्सपेरिमेंट जरूर किया होगा। तो यहाँ पर भी कोई ना कोई ऐसी प्रॉपर्टी थी जो छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ खींच रही थी। कौन सी प्रॉपर्टी थी? फिर हमें पता चला कि अगर मैं ऐसी 2 ग्लास रॉड्स को लूं जिनको सिल्क के कपड़ों पर घिसा गया है तो वो एक दूसरे को रिपेल करती है। अगर मैं 2 प्लास्टिक की रॉड्स लूं जिन पे इस तरीके से चार्ज लगाया गया है, जिनको इस तरीके से रब किया गया था बिल्ली के ऊपर, तो वो भी आपस में एक दूसरे को रिपेल करती हैं, दूर दूर धकेलने की कोशिश करती हैं। वैसे एकदम ज्यादा, इतना ज्यादा फोर्स नहीं लगा पाती, मतलब आप इसको ऐसे रस्सी से लटका दोगे, बांध दोगे, और यहाँ पे दूसरी रॉड इस तरीके से साथ लाओगे तो ये वाली रॉड यहाँ से थोड़ा दूर जाएगी, इस तरीके से घूम जाएगी। इस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स आप ट्राई करके देख सकते हो। तो यहाँ पर रिपल्शन हमें देखने को मिलता है। लेकिन अगर मैं एक ग्लास रॉड और प्लास्टिक रॉड को एक साथ लाता हूँ तो वहां पर हमें अट्रैक्शन देखने को मिलता है। तो इससे हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज 2 तरह के होते हैं। और क्यों होते हैं 2 तरह के, 3 तरह के क्यों नहीं होते, 5 तरीके के क्यों नहीं होते, 1 तरीके के क्यों नहीं होते, उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। बस 2 तरीके के होते हैं, नेचर में ऐसे ही होता है। और एक चीज देखी गई कि अगर हम 2 तरह के जो चार्ज होते हैं, वो पहली बात तो स्केलर क्वांटिटी होती है, मतलब आप उनको जोड़ते जाओ तो वो ज्यादा जुड़ते जाएंगे, मास की तरह। ज्यादा मास डालते जाओगे तो वो ऐड होता है, वेक्टर की तरह नहीं होता है। साथ में अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लाइक चार्जेस आपस में रिपेल करते हैं। ये चीजें हमें एक्सपेरिमेंट से पता चली। और एक बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज पता चली कि अगर ऑपोजिट चार्जेस को एक साथ ले आए, पॉजिटिव और नेगेटिव, उनको बोला गया इसलिए क्योंकि वो आपस में एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते, नलिफाई कर देते। ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर हमारे पास एक चार्ज है +1 तो दूसरे को हम -1 बोलेंगे। दोनों की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी है, लेकिन उन्हें मिला देते हैं तो चार्ज हो जाता है 0। उनकी प्रॉपर्टीज खत्म, एक दूसरे का इफेक्ट नलिफाई कर देते हैं। इसीलिए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को बोला गया। किसी एक चार्ज को आप पॉजिटिव बोल दोगे तो दूसरा चार्ज अपने आप नेगेटिव हो जाएगा। किसको पॉजिटिव बोला गया, किसको नेगेटिव बोला गया, उसकी डिटेल में जाने की हमें जरूरत नहीं है। लेकिन एक चार्ज पॉजिटिव होता है, दूसरा चार्ज नेगेटिव होता है। ये हमें बताया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, जो कि एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, और उन्होंने चार्ज का नाम पॉजिटिव और नेगेटिव रख दिया। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पर एक्चुअली हुआ क्या था। इस ग्लास रॉड को मैंने सिल्क में घिस दिया तो मुझे यहाँ पे कोई चेंज दिखा नहीं, फिर भी इसने कागज को अट्रैक्ट कर लिया। इसमें ऐसी कौन सी चीज थी जो बदल गई थी? वो जानने के लिए हमें एटॉमिक लेवल पे चीजों को देखना पड़ेगा। हमारे पास मान लो एक एटम है, तो एटम में आज हम जानते हैं हमारे पास कुछ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं जो मिलकर के हमारा न्यूक्लियस बनाते हैं, और साथ में कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो न्यूक्लियस के इस तरीके से चक्कर काटता है, आप ऐसा बोल सकते हो। अच्छा, ये बहुत ही गलत एक डायग्राम मैं इसको बोलूंगा, क्योंकि साइज जो होता है हमारे एटम का वो कितना बड़ा होता है। मान लो अगर हमारा एटम इतना बड़ा है, 1 मीटर उसका डायमीटर है, तो उसके बीच में जो न्यूक्लियस होगा वो इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा, कितना बड़ा होगा। अगर 1 मीटर डायमीटर का हमारे पास एटम है तो न्यूक्लियस एक पिन की टिप के बराबर, इतना सा छोटा सा हमारा न्यूक्लियस होता है। यानी इतने बड़े एटम में सिर्फ इतने समय हमारे सारे के सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ये पूरी पूरी स्पेस एम्प्टी स्पेस होती है, उसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। और हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन का मास भी ऑलमोस्ट बहुत ही कम होता है। तो किसी भी मटेरियल को आप देख लो, जैसे इसकी बात करें
तो इसमें बहुत सारे एटम्स है लेकिन सब पूरी एम्प्टी स्पेस है। लेकिन हम आते हैं काम की बात पे। इलेक्ट्रॉन्स में होता है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन्स में होता है पॉजिटिव चार्ज। तो जब हम रब करते हैं किसी दो बॉडीज को तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल जाते हैं और वो दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर हो जाते हैं, या फिर दूसरी बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स आके यहाँ पर अट्रैक्ट हो जाते हैं, इनमें अटैच हो जाते हैं। ऐसी कोई ना कोई चीज होती है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के साथ ही हमारे पास चार्ज ट्रांसफर हो जाता है। तो इस केस में हम देखते हैं यहाँ पर ग्लास रॉड से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल करके सिल्क क्लॉथ पर आ जाते हैं। उससे यहाँ पर हमारे पास पूरे में नेगेटिव 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 चार्ज इस तरीके से थोड़ा हो जाता है, और यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव 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 इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से कोई पॉजिटिव चार्ज इधर आया था। न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, बेसिकली हमारा न्यूक्लियस बहुत हैवी होता है, वो टाइटली बाउंड होता है, इसलिए वो आसानी से मूव नहीं करता है। इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही हल्के होते हैं, लूजली बाउंड होते हैं, तो एक आध इलेक्ट्रॉन निकाल पाना आसान होता है। इसमें बहुत सारे एटम्स हैं तो सब में से कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल सकते हैं। क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल गए तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बच जाता है। ऐसा नहीं कि यहाँ से कुछ पॉजिटिव पार्टिकल्स इस तरफ आए थे। सिमिलरली जब यहाँ पर प्लास्टिक रॉड को हमने एनिमल फर के ऊपर घिसा था, जैसे ये हमारा एक एनिमल है, इसका फर नकली है, तो यहाँ पर एनिमल फर से हमारे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं इस तरीके से और इस प्लास्टिक रॉड पर आ जाते हैं। तो अब हमारी रॉड नेगेटिव 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 चार्ज वाली हो जाती है और हमारी बिल्ली पॉजिटिव हो जाएगी। बिल्ली एकदम पॉजिटिव रहती है, स्टेज पॉजिटिव इन लाइफ। इस तरीके से हमारे पास चार्ज करने का ये सबसे बेसिक एक्सपेरिमेंट हो सकता है। अच्छा, कुछ और चीजें देखते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती है? चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, जैसे कि हमारी डेंसिटी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है कि सोने का आप इतना बड़ा टुकड़ा लो या इतना सा टुकड़ा लो, डेंसिटी उसकी सेम ही आनी है। तो चार्ज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कैसे है? तो एक इलेक्ट्रॉन, तो ये इसकी ज्यादा डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है, पर आप वैसे एक इलेक्ट्रॉन लो चाहे 500 इलेक्ट्रॉन ले लो, चार्ज पर इलेक्ट्रॉन उतना ही होता है। तो चार्ज एक्चुअली एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, इसकी ज्यादा डिटेल हमारे स्कोप से थोड़ा बाहर हो जाती है। हमारे पास दो तरीके के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, एक जैसे चार्ज आपस में रिपेल करते हैं। इसका क्या मतलब है? देखो, हमारे पास अगर दो पॉजिटिव चार्ज हैं तो वो आपस में रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। इसी तरीके से दो नेगेटिव चार्जेस हैं तो वो भी एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव यानी ऑपोजिट तरह के चार्जेस हैं तो वो आपस में अट्रैक्टिव फोर्स इस तरीके से लगाते हैं। चार्ज की ऐसा यूनिट होती है कूलम, और ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, बिल्कुल ही मास की तरह। लेकिन मास हमारा सिर्फ पॉजिटिव मास होता है, नेगेटिव मास तो अभी इस दुनिया में हम देखते नहीं है हमारे स्कोप में। लेकिन चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है, चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है। चार्ज के डायमेंशन होते हैं एम्पियर में 1, टाइम में 1। स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ चार्ज, ये क्या चीज होती है? देखो, हमने जो इस तरीके से देखा था, यहाँ पर एटम है, एटम में से मिनिमम एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। हम ऐसे आधा इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते, इलेक्ट्रॉन को हम तोड़ नहीं सकते। तो हमारे स्कोप में तो इतना ही है अभी यही हम देखेंगे। क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन तोड़ नहीं सकते, हमें कम से कम एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। तो हमारे पास इस तरफ जो चार्ज हो जाएगा वो -e, जो भी इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और यहाँ पे कितना चार्ज बच जाएगा? +e, यहाँ पर चार्ज बच जाएगा। तो हमारे पास चार्ज की एक मिनिमम वैल्यू है और वही है E। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। याद रख लेना, इसको लिख लो कहीं पे। मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। तो ये दोनों वैल्यू इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो ना हो, हमें ये चीज जाननी चाहिए कि मास ऑफ प्रोटॉन हमारे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का 1800 टाइम्स होता है, लगभग 2000 गुना ज्यादा भारी होता है हमारा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से। अच्छा, हमारे पास चार्ज की मिनिमम वैल्यू हम बोलते तो हैं +-e होती है, लेकिन अगर क्वार्क्स की बात करें, अगर हम एटम्स को तोड़ दें तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन चार्ज की कुछ वैल्यूज आती है, जैसे +-e/3 एंड +-2e/3। तो ये भी चार्जेस की वैल्यू हो सकती है, लेकिन ये हमारे सिलेबस से बाहर है, इसके बारे में मैंने कुछ नहीं बोला। किसी को ये चीज देखने की जरूरत नहीं है, पता होना चाहिए बस क्या हो रहा है। अब एक बहुत ही देखते हैं हम, कूलम होता कितना बड़ा है, हमें नहीं पता ना कूलम कितना बड़ा होता है। हमारे पास चार्ज की नेचुरल फिनोमेना कौन सा होता है? एक होता है लाइटनिंग बोल्ट, जब बिजली कड़कती है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से या तो कुछ चार्ज इधर से इधर गया होगा या इधर से इधर आया होगा। बहुत सारा चार्ज फ्लो होता है, बादल इस तरीके से मूव करते रहते हैं तो उनमें भी कुछ
रबिंग हो जाती है, उसके कारण चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है और फिर इस तरीके से शॉर्ट सर्किट हो जाता है, हवा में इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन हो जाता है। तो चार्ज यहाँ पर ट्रांसफर तो होता है, कितना चार्ज ट्रांसफर होता है क्या कोई गेस कर सकता है? तो लाइटनिंग बोल्ट में, एक लाइटनिंग बोल्ट में ऑन एन एवरेज जितना चार्ज ट्रांसफर होता है उसकी वैल्यू होती है 15 कूलम। तो इससे हमें थोड़ा आइडिया लगता है, अच्छा यहाँ पर और इतनी सारी यहाँ पे आग वाग भी लग जाती है, कई बार देखते हो पेड़ जल गए हैं, बहुत सारी चीजें हो जाती है। अच्छा, हमारे पास जो बैटरीज होती हैं, डबल ए बैटरीज, उसमें भी चार्ज फ्लो होता है। अगर मान लो मैं यहाँ पर इस तरीके से एक सर्किट बना दूं और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा दूं और इसको इस तरीके से क्लोज कर दूं सर्किट को, तो यहाँ पर चार्ज इस तरीके से फ्लो होगा और फिर फ्लो होते 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 बैटरी में जितनी भी कैपेसिटी थी पूरा का पूरा चार्ज फ्लो हो जाएगा। क्या कोई बता सकता है कि ये जो चार्ज फ्लो हुआ है वो कितना चार्ज फ्लो हुआ होगा? तो यहाँ पर हमारी एक डबल ए बैटरी में जो अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो होता है वो होता है लगभग 5000 कूलम। अब आपको लगेगा ये 5000 कूलम तो बहुत ज्यादा है, ये 15 कूलम तो बहुत कम था, यानी क्या हमारी बैटरी में बहुत ज्यादा पावर होती है इस लाइटनिंग बोल्ट से? नहीं, ऐसा भी नहीं। तो पावर का, एनर्जी का मतलब सिर्फ कूलम से आप डायरेक्टली नहीं बता सकते कितना चार्ज गया है, किस वोल्टेज पे वो चार्ज ट्रांसफर हुआ उस पर भी फर्क पड़ता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि एक बहुत ही हल्की सी बुलेट है मेरे पास 50 ग्राम की, लेकिन वो बंदूक से फायर हो रही है, तो वो एक इंसान के कपड़े में से जाकर के उसको मार सकती है, तो उसका मास बहुत ही कम है, 50 ग्राम है। लेकिन मेरे पास 5 किलो का भी मास मेरे ऊपर यहाँ से फेंक दोगे तो मेरे हाथ पे आएगा, लेकिन मुझे ज्यादा नुकसान वो नहीं पहुंचा सकता। तो सिर्फ अमाउंट ऑफ चार्ज पे हमें नहीं जाना चाहिए कि उसकी वजह से कितनी एनर्जी निकली होगी। अच्छा, अब मेरा एक सवाल है कि क्यों हमने कूलम को ऐसा यूनिट बनाया? जैसे हमारे पास चार्ज की एक मिनिमम वैल्यू है। क्या है वो मिनिमम वैल्यू? हम जानते हैं कि चार्ज अगर हमें ट्रांसफर करना है तो मिनिमम एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होगा। एक इलेक्ट्रॉन में जितना चार्ज होता है कम से कम उतना चार्ज तो हमें ट्रांसफर करना ही पड़ेगा। तो हमने उसी को ऐसा यूनिट क्यों नहीं बना दिया? अच्छा, इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो हमें ये अलग से कूलम बनाने की जरूरत क्या थी? हम बोल देते कि जो इलेक्ट्रॉन है उसी को ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज बना दो, जो हमारी कैलकुलेशंस भी आसान हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं है, कैलकुलेशंस आसान नहीं होती। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज एक्चुअली बहुत कम होता है। हमारी डे टू डे लाइफ में वो वैल्यू बहुत कम पड़ जाएगी। ऐसे ही मैं 15C नहीं लिख पाऊंगा, तो मुझे यहाँ पर कुछ लिखना पड़ेगा 15 इंटू 10⁻+19 ई, या इस तरह की कोई ना कोई चीज मुझे लिखनी होगी। ऑर्डर बहुत ज्यादा वैल्यू नंबर्स में बढ़ी जाएगी। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि चार्ज को नापना मुश्किल है। चार्ज को नाप पाना हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन फ्लो ऑफ चार्ज को नापना आसान होता है। ऐसा क्यों होता है? जब भी चार्ज फ्लो होता है तो उसके कारण यहाँ पर उसके कुछ इफेक्ट होते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट होते हैं, या यहाँ पर हमारा जो गैल्वेनोमीटर रख देते हैं वो फ्लो ऑफ चार्ज के कारण इस तरीके से फ्लक्चुएट करता है। तो फ्लो ऑफ चार्ज को नापना आसान है, इसीलिए हमने चार्ज की बजाय फ्लो ऑफ चार्ज, जो हमारा करंट होता है, उसको एक फंडामेंटल यूनिट बनाया, फंडामेंटल क्वांटिटी बनाया और उसके हिसाब से उसको सिंप्लीफाई कर दिया हमने। और वहां से हमारे पास एम्पियर की एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन आ गई। मान लो 1 एम्पियर हमने किसी चीज को डिफाइन कर दिया, उसको हमने सिंपल बना दिया डेफिनेशन को, उसको हमने सिंपल बना दिया और फिर बोला कि 1 एम्पियर को अगर आप 1 सेकंड तक फ्लो करोगे तो जितना चार्ज जाता है वो हो जाता है 1 कूलम। तो उसका इस इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना नहीं है, डायरेक्टली इस तरीके से हम देख सकते हैं। इसीलिए हमारे पास एक नई यूनिट आ जाती है कूलम, और वही ऐसा यूनिट है। बाकी चीजें हम देखेंगे अगले वीडियो में। मेरे साथ स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक को क्लिक करो और प्लीज सपोर्ट करो फ्री एजुकेशन को। डोनेट कर सकते हो आप, उसके लिए भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप इस QR कोड को स्कैन करके मुझे सपोर्ट कर सकते हो। प्लीज फॉलो मी ऑन दीज मैनी लिंक्स और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। मचाते हैं थोड़ा 20 सेकंड की होनी चाहिए, नहीं है तो ये जो मैं बड़बड़ा रहा हूँ इसको रहने देना वहां पे। वेलकम टू क्लास 12th, ऐसे ही है।